कोरोना महामारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम रावत पर साधा निशाना, कहा ब्लैक फंगस के लिए तैयार नहीं उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के लिए राहत की खबर, कोरोना के आंकड़ों में आई कमी, रिकवरी रेट में हुई बढ़ोतरी, 13,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। और लालकुआ में हुआ कोविड वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ, विधायक नवीन दुमका ने किया सेंटर का उद्घाटन, उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह भी रही मौजूद। नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का आपन उत्तराखंड में। तो चलिए उत्तराखंड की खबरों का आगाज करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। पहाड़ी राज्य में अब 1 जून तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इससे पहले 25 मई की सुबह तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया था। दरअसल बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। हालांकि इसके बावजूद सरकार अभी ढील देने के मूड में नहीं है। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए सरकार ने कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू को 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जरूरी सेवाओं की दुकानें सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि 28 मई यानी शुक्रवार को एक निश्चित समय के लिए लोग जरूरी सामान की खरीद के लिए यात्रा भी कर सकेंगे। बता दें कि पहले राज्य में जरूरी सेवाओं का दुकानों को सुबह 7 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति थी, लेकिन उसके बाद अब ये आदेश बदल दिए गए हैं। देखिए, निसंदेह जब से कोविड कर्फ्यू राज्य में लगा तो संख्या आज 10,000 से घट के 3,000 तक आ गई है। लेकिन 3,000 के आंकड़े, आप ये सोचें कि 3,000 के आंकड़े बहुत कम है तो ये गलत है। क्योंकि पहले फेज में जब 3,000 पहुंचा था तो त्राहिमाम हो गया था। तो 3,000 अभी ये ठीक है कि हम लोग लगातार संक्रमण को कम करने में सफल हो रहे हैं, लेकिन अभी ये लगता नहीं है कि अभी ये स्थिति आ गई कि ढिलाई दी जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ कि इस लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ाया जा रहा है। और इसमें थोड़ा एक परिवर्तन ये किया गया, तो जो व्यापार संघ की मांग थी कि 7 बजे से 10 बजे की जगह 8 बजे से इसको किया जाए, तो सरकार ने निर्णय दिया कि 8 बजे से 11 बजे तक खुला रहेंगे दुकानें। जो आपकी राशन की दुकानें सरकारी सस्ते गल्ले की, दूध की दुकानें, ये मीट मछली मांस की दुकानें, बेकरी की दुकानें, इनको 8 बजे से 11 बजे तक इनको कहा गया। और जो एक साप्ताहिक राज्य में कोरोना के आंकड़े अब सुकून दे रहे हैं। अब न केवल संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही है, बल्कि रिकवरी की रफ्तार भी बढ़ रही है। अच्छी बात यह है कि इस अहम पड़ाव पर जांच में भी तेजी देखने को मिली है। वहीं सक्रिय मामलों में कमी आने से केवल आमजन नहीं बल्कि सिस्टम भी राहत महसूस कर रहा है। कारण ये है कि बेड और ये सभी सुविधाओं को लेकर उस तरह की महामारी अब नहीं है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना को 17,626 नए मामले सामने आए हैं और 13,341 रिकवर भी हुए हैं। अच्छी बात यह है कि इस दौरान 49,372 लोगों की जांच भी ज्यादा हुई है। वहीं सक्रिय मामलों में भी 22,071 की कमी आई है। कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव अब बच्चों में ज्यादा होने की आशंका को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। हरिद्वार और हल्द्वानी में कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए अलग से 25-25 आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाएगी। यहां बच्चों को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार सभी तरह की सुविधाएं होंगी। सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी का कहना है कि प्रदेश में अभी तक बच्चों में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण के प्रभाव की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हल्द्वानी और हरिद्वार में संक्रमित बच्चों के लिए अलग से आईसीयू बेड लगाए जाएंगे। पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी कमेटी और बाल विशेषज्ञों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। कमेटी की सिफारिश और सुझावों के आधार पर बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।
वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पिथौरागढ़ जिले का दौरा किया। सीएम रावत ने जिले में कोरोना को लेकर जारी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का दौरा कर निरीक्षण भी किया। सीएम ने खुद पीपीई किट पहनकर अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने मरीजों को मिल रही सुविधाओं को लेकर भी जानकारी ली है। जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम ने दावा किया कि राज्य में बीते 1.5 महीने के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को जिला मुख्यालय से लेकर पीएचसी, सीएचसी तक बेहतर किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 महीने के अंदर कहीं ना कहीं 9 गुना तो कहीं 4 गुना तक ऑक्सीजन सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। इसके साथ ही सीएचसी और पीएचसी केंद्रों तक भी ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। मैंने अपने विधायकों को भी इसके लिए विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की धनराशि देने का ऐलान किया है। सीएम रावत ने कहा कि हमने दूर दराज के लोगों को जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़े उनको, इसके लिए उन्हें घर के पास ही बेहतर सुविधाएं दिलाने के प्रयास किए हैं। इसका सुखद परिणाम ये है कि आज ऑक्सीजन के साथ आईसीयू बेड खाली है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब घट रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएचसी और पीएचसी में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है। वहीं कोरोना के मद्देनजर प्रदेश में हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इसी कड़ी में आज लालकुआं में बीजेपी नेताओं ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और पूर्व चेयरमैन पवन चौहान मौके पर मौजूद रहे, जिनके साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने लालकुआं स्थित दोनों वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन केंद्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। टीकाकरण करा रहे लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों और सभी लोगों की सुरक्षा का विशेष ख्याल भी रखा जाएगा, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना महसूस हो। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सेंटर में पेयजल और बिस्किट की व्यवस्थाएं भी करा दी गई हैं। इसके अलावा उन्होंने ग्लव्स और मास्क भी उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। साथ ही पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस बीमारी को काबू पा लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे भारत की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, आज तक बहुत बड़ा नुकसान हमारा कार्यकर्ता चूँकि जनता के बीच में है, सबसे ज़्यादा मंत्री हमारे मरे हैं, सांसद हमारे मरे हैं, कार्यकर्ता हमारे मरे हैं, क्योंकि वो जनता के बीच में गए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं बेचारे चपेट में आए हैं और बड़ा नुकसान हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण संगठन ने उठाया है। तो लेकिन फिर भी हमने तय कर रखा, हमारे नेतृत्व का निर्देश है कि जनता की सेवा में सबको भाई सबके सहयोग से ही तो सब कुछ ठीक हो पाएगा। सब अगर छुप करके जैसे विपक्ष के लोग खाली फालतू की बातें जो फेसबुक में उसमें व्हाट्सएप में दिखा रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो अगर सभी घर में बैठ करके इसी तरह मजा लेते रहेंगे तो ये इस संक्रामक इतना बड़ा महामारी से कैसे लड़ पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता समर्पित है और हमारे विधायक जी, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे सब कार्यकर्ता यहाँ लगे हैं और जो सेंटर की मांग हो रही है बिंदु खत्ता भी होने जा रहा है। भारत सरकार एवं हमारी राज्य सरकार दोनों ही लगातार सब लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन उसका प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं इस देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ से ऊपर है। आबादी के कारण भी कई बार इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कराने पर भी लगता है कि वैक्सीनेशन कम हो रहा है। निश्चित तौर पर हमें लगता है इसकी स्पीड और बढ़नी चाहिए। आज हम लगभग 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने के आसपास पहुंचे हैं, जिसे कह सकते हैं जहां अमेरिका 24-25 करोड़ में है, केवल 33 करोड़ का देश, भारत 20 करोड़ में वहां तक पहुंच गया है। वैक्सीनेशन की उपलब्धता पर देश की जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से निश्चित तौर पर थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होते जा रही है। आपने देखा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANV एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANV न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच सियासत भी जारी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने तीरथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर उत्तराखंड में कोई तैयारी नहीं है। एक तरफ ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दवाइयां भी नहीं है। हमने लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर आशाएं पैदा कर दी हैं, लेकिन देश में वैक्सीन कहां है ये किसी को नहीं पता। बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बीच उसके बाद अब ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश की तीरथ सरकार ने शनिवार को इसे महामारी घोषित कर दिया था। प्रदेश में ब्लैक फंगस की दवा को लेकर भी किल्लत देखने को मिल रही है। राज्य सरकार ने केंद्र से ब्लैक फंगस की दवा की आपूर्ति की मांग की है। गौरतलब हो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को बागेश्वर जिले का दौरा किया था और अपने दौरे के दौरान उन्होंने बागेश्वर में कोविड सेंटर के साथ ही जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण भी किया था। सीएम ने वहां तैनात डॉक्टरों और स्टाफ की तारीफ करते हुए कहा था कि कोविड महामारी को काबू करने में उनकी भूमिका सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों से फोन पर बात कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली थी। नहीं, आप एक तरफ ब्लैक फंगस को जो है महामारी घोषित कर रहे हैं, दूसरी तरफ दवाइयाँ नहीं है। वैक्सीन तो पूरे देश के अंदर एक बड़ी समस्या बन करके रह गई है। आपने वैक्सीन कह दिया, लोगों में आशाएं पैदा कर दी और उत्सव भी मना दिए, लेकिन वैक्सीन है कहाँ। और हमने कांग्रेस ने सुझाव दिया, सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, कि आप जो है लाइसेंस दीजिए फ्रीली लोगों को और बल्कि आर्थिक मदद भी दीजिए ताकि वो वैक्सीन देश के अंदर प्रोड्यूस कर सके। दूसरे देशों ने जो दूसरी जगह वैक्सीन बनी थी उनको पहले ही कैप्चर कर लिया, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के देशों ने। हमारे लिए वैक्सीन है कहाँ। तो भारत की आवश्यकता के लिए वैक्सीन बाहर से भी मंगाइए, लेकिन बाहर से मंगाने के साथ साथ आप जो है देश के अंदर जो समता विद्यमान है उस क्षमता का उपयोग करिए और उसके लिए नीतिगत बदलाव लाइए। ब्लैक फंगस को लेकर के उत्तराखंड में तो कोई तैयारी लग नहीं रही है। जो मैंने जानकारी ली है विभिन्न उनसे, ब्लैक फंगस का जो कुछ वो किताब पढ़ रहे हैं अखबारों में, उसी के अनुसार जो है कुछ दवाइयों को दे रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस से हम लड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड में, ऐसी कोई तैयारी दिखाई। तो इसी बीच सीधे इस वक्त की बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा ऐलान सामने आया है। बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में अपने घर फहराएंगे काला झंडा। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से बयान दे दिया है और किसान आंदोलन के समर्थन में वो आ गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि किसान आंदोलन के समर्थन में वो अपने घर पर काला झंडा फहराएंगे और ये जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है। बड़ी और अहम खबर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा ऐलान। ट्वीट भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तमाम तस्वीरें और वो ट्वीट भी जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अब अपने घर में काला झंडा फहराएंगे किसानों के समर्थन में। सिद्धू ने सभी लोगों से भी काला झंडा फहराने की अपील की है। चलिए, तो इसी खबर पर हमारे साथ जगतार सिंह भुल्लर सहयोगी जुड़ चुके हैं पंजाब से। जगतार जी, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से ये ऐलान कर दिया है और तमाम बार देखा गया है कि वो अपने ऐलानों की वजह से काफी सुर्खियों में भी रहते हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे अब जो पंजाब विधानसभा का चुनाव 2022 बिल्कुल पास में, और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू पहले लगातार अपनी सरकार पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन क्योंकि इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा वो है 3 कृषि बिल, और 3 कृषि बिल को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने आज ट्वीट किया और उन्होंने एक नारा भी दिया है, जीतेगा किसान जीतेगा पंजाब। जिन्होंने नारा दिया और लोगों को रिक्वेस्ट भी की, अपील भी की कि जब तक केंद्र की जो सेंटर सरकार है वो कृषि कानून जो बिल है जो पास किए वो वापस ले रही, तब तक सभी जो लोग हैं वे अपने घरों में काला झंडा फहराएं। उन्होंने ये भी कहा कि वो कल से सुबह 9:30 बजे से वो अपने पटियाले वाला घर और अमृतसर वाला घर वहां वो झंडा काला फहराएंगे और लोगों से अपील किया कि ये कानून बहुत ही देश के लिए खतरनाक है, किसानों के लिए खतरनाक है। तो ऐसे में जब तक जो बिल है जो वापस नहीं होते तब तक वो इनका जो संघर्ष जारी रहेगा। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझी की है जिसमें उन्होंने हाथ में वो स्लोगन भी पकड़े हुए हैं कि ये जो कानून है ये उद्योगपतियों के पक्ष में है, किसान विरोध में है। तो ये कह सकते हैं कि किसानी आंदोलन के चलते नवजोत सिंह सिद्धू का
ऐसे ट्वीट कर उनके साथ सपोर्ट करनी, तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में पंजाब की सियासत करवट ले सकती है और नवजोत सिंह सिद्धू किसानों के साथ जा सकते। हो सकता है कि जब ये उनकी ये वाला जो अगर उनके जो मंसूबे कामयाब हो सकते हैं तो वो शायद दिल्ली जाकर टिकरी बॉर्डर जहाँ सिंगू बॉर्डर जाकर भी किसानों के हक में भी संबोधन कर सकते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने कल से खुला समर्थन देने का ऐलान किया। जी बहुत शुक्रिया जगतार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो अब एक बार फिर से रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए मौन उपवास रखा है। उन्होंने करीब 1 घंटे तक उपवास रखा। उनके साथ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, प्रदेश महामंत्री और विधायक खजानदास समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी भी उपवास रख रहे थे और उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। कोविड महामारी में विपक्ष द्वारा केंद्र और राज्य सरकार पर किए जा रहे हमले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं कार्यालय में मौन व्रत रखते हुए कहा कि इस महामारी की घड़ी में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस राज्य और केंद्र सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाकर उसको बदनाम करने में जुटी है। बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कहा कि बीजेपी के लोग सेवा भाव में लगे हुए हैं, ऊपर से कांग्रेस तुच्छ राजनीति कर देश के साथ साथ बीजेपी को भी बदनाम करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस के लोग धरातल पर काम नहीं कर रहे हैं, केवल महामारी पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए आज उन्होंने मौन व्रत रखा है। इस महामारी में कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों की मदद में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और आने वाले समय में लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। सब लोग भी जानते हैं पूरा देश आज एक महामारी से जूझ रहा है और उसमें ये कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, ये आपदाओं का अवसर बनाते हुए गिद्ध राजनीति करने पर तुली हुई है, जो बेहद शर्मनाक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहा है कि वो सेवा का कार्य करें, जनता को इस पीड़ादायी स्थिति से उभारने का काम करें। वहीं कांग्रेस इस प्रदेश में, इस देश में लगातार देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है, देश को पीछे ले आने का काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कर देश की छवि खराब करने का काम कर रही है। आप देख रहे होंगे सेवा के कार्यों में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं दूर दूर तक उनका अता पता नहीं है। उसके बाद केवल आरोप प्रत्यारोप, अखबारों के माध्यम से आलोचना करना, आरोप लगाकर उससे दूर भाग जाना, केवल ये काम कर रही है। हम प्रभु से कामना करते हैं, हे भगवान। वहीं लालकुआ के क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका और उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह की पहल पर आज राजकीय इंटर कॉलेज में 18 से 45 वर्ष के युवाओं को लगाए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ किया गया। वहीं वैक्सीनेशन केंद्र का विधायक नवीन दुमका और उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर लालकुआ राजकीय इंटर कॉलेज में वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया है, जिसमें रोजाना 200 युवाओं का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को दूर ना जाना पड़े, उन्हें नजदीक ही कोविड वैक्सीन लगे, इसलिए यहां टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रवासियों से अपील की है कि लालकुआ में लगाए जा रहे वैक्सीनेशन सेंटरों में अपना टीकाकरण कराकर लाभ उठाएं और अनावश्यक चिकित्सालयों और दूर वैक्सीन केंद्रों के चक्कर न लगाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपनी केंद्र सरकार का और यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हमारे बंशीधर भगत जी का, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें लालकुआ में एक वैक्सीनेशन सेंटर 18 से 45 आयु वर्ग के लिए दिया। मैं उन सब नौजवान साथियों को शुभकामना भी दूंगा जिन्होंने आज पहले दिन वैक्सीन लगवाई। सरकार का प्रयास है, अभी विधानसभा स्तर पर एक स्वीकृत हुआ है, जो व्यवस्थाएं बनते जाएंगी इसका विकेंद्रीकरण करेंगे। कुल मिला के पूरी हमारी सरकार, हमारे माननीय मंत्री जी, मैं, भाजपा के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी समाज के लिए प्रतिबद्धता पूर्वक लगे हुए हैं ताकि समाज को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले, जान माल की रक्षा हो और जनता का विश्वास सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना रहे। यही हमारा लक्ष्य है, इसी पर हम चल रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले चरण में चेकिंग हो रही, टेस्टिंग हो रही है। अभी भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग टेस्टिंग कराने से परहेज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, डर रहे हैं। जन जागरण की जरूरत है, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, हमारी पूरी भाजपा की टीम कर रही है, सरकार का पूरा अमला कर रहा है।
लेकिन फिर भी जिन जिन जगहों पर अभी टेस्टिंग हुई है वहाँ 100-150 लोगों की हो सकती थी, लेकिन 30 की, 40 की, 50 की हुई है। तो एक जन जागरण की जरूरत है, जिसको मैं भी आप अभियान के रूप में चला रहा हूँ, आप भी व्यक्त करोगे तो और लोगों को लाभ होगा। धन्यवाद। तो ये उसी क्रम में जितनी अलॉटमेंट लालकुआं को लेकर हुई है, अभी हमारा एक बूथ चल रहा है, आगे और वैक्सीन प्राप्त होने के बाद इन बूथों को बढ़ाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन होना है, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी अभी शुरू में थोड़ा रश हो रहा है कि स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, निश्चित ही अभी 2-3 दिन के बाद स्लॉट पूरी तरीके से लोगों को मिलने लगेगा। खुलती तो सारे उसमें बूथ दिखाते हैं कि कौन कौन से बूथ ओपन हुए हैं। अभी चूंकि फर्स्ट डे था, लोगों को जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं है। और अब धीरे धीरे चूंकि वैक्सीन पूरे जिले में 18 बूथों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, तो निश्चित ही ये यहाँ के लोगों के लिए सुविधा दी गई है, तो यहाँ के लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। मैंने सभी को बोला भी है, आप लोग के माध्यम से भी मेरी अपील है कि आपने जैसे ही हमारी साइट खुलती है, स्लॉट अपना बुक करें और वैक्सीनेशन कराएं। जैसे जैसे कि हमारे पास वैक्सीन आती जा रही है, वैसे हम 18+ की साइटें शुरू की जा रही है। अभी तक तो हल्द्वानी में शुरू की थी, अभी तक रूरल हल्द्वानी में आगे हमने 2 जगह शुरू कर दी, एक मुजफ्फरपुर में, एक लालकुआं क्षेत्र वासियों को पहुंचाने के लिए यहाँ पर शुरू करवा दी। जैसे जैसे वैक्सीन हमारे पास आती जाएंगी, उसके बाद हम बेलुकट्टा या और क्षेत्रों में भी ये चीजें शुरू करवा देंगे। कितने लोगों की 2 साइटें हैं, एक 45+, एक है 50+। तो हमारी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। हालांकि हमारे पास वैक्सीन अभी मात्रा में है। और दूसरा, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमारे पास एक कृषि योजना चल रही है, जिसमें हम गांव-गांव में रोस्टर बना के अभी सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में हमने रोस्टर बना रखे हैं और इलाकेवार रोस्टर बना के हमारी टीमें लगातार वहाँ पर काम कर रही है। उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमें और सेवा ही संगठन है के बैनर तले बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं ने आज रुड़की सिंचाई विभाग की बिल्डिंग में स्थित कोविड सेंटर में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। बीजेपी युवा संगठन के अध्यक्ष सचिन गुर्जर ने बताया कि सेवा ही संगठन है के अंतर्गत आज हम लोगों ने सैनिटाइजर, मास्क और फ्रूटी वितरित की है और ये कार्य बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं द्वारा आगे भी किया जाता रहेगा। वहीं बीजेपी युवा संगठन के रुड़की महामंत्री ने बताया कि हमारा संगठन लोगों को खाना मुहैया कराने के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क और फ्रूटी भी, इसी के साथ साथ पानी की बोतल भी वितरित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत में इस महामारी कोविड-19 में काम कर रही है। सेवा ही संगठन है, ऐसा हमारा मानना है। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय अजय कुमार जी एवं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुंदन नटवाल जी का आदेश हुआ था कि सभी जिलों में सेवाई संगठन के तहत जो भी हम एक दूसरे की सहायता कर सके, ऐसे हमें कार्य करना है। उसी के मद्देनज़र आज हमने यहाँ पर सैनिटाइजर वितरण किया है, पानी की बोतलों का वितरण किया है, हमने फ्रूटी का वितरण किया है। इसी प्रकार से हमारे सभी मंडलों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं और आगे भी कब तक चलेंगे? हमने अभी 7 जून तक का ये कार्यक्रम अपने सभी मंडलों को दिया हुआ है, तो सभी मंडलों में प्रतिदिन चल रहे हैं। तो सुबह के टाइम गरीब लोगों के लिए भी सेवा करी थी, उन लोगों की सेवा करी जिन लोगों के घर में कोई बनाने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और फिर अब हमने यहाँ पे जो हमारा कोविड सेंटर है, इस पे आके हम लोगों ने यहाँ पे मास्क वितरण करा है, लोगों को पानी की व्यवस्था वो करवा के दी है, प्रबंध करवा के दिया पानी की व्यवस्था का। और उसके बाद फिर हमने सैनिटाइजर बांटे हैं, यहाँ पे फ्रूटी बांटी है लोगों के लिए। और अब शाम को भी हमारा एक कार्यक्रम है, उसमें हम फूड ड्राइव चलाते हैं अपनी, उसमें खाना बांटा जाएगा लोगों को। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है या बनाने वाला जो। वहीं उत्तराखंड के टिहरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए टिहरी के पूर्व विधायक किशोर उपाध्याय ने फ्रंटलाइन पर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों, पत्रकारों और ग्रामीणों को मेडिकल किट वितरित की है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण फैलने के चलते ग्रामीणों ने उनसे क्षेत्र में दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग की थी, जिस पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयों की किट बनाई है, जिन्हें गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को इस समय दवाइयों की आवश्यकता है। समय समय पर दवा मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना संक्रमण और बुखार को रोका जा सकता है। वहीं राजधानी देहरादून के ब्लड बैंक में हुई रक्त की कमी को भाजपायू कार्यकर्ताएं पूरा करेंगे। इसके लिए 28 मई को दून में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर की तैयारियों को लेकर रविवार को
महानगर अध्यक्ष अंशुल चावला के नेतृत्व में रणनीति बनाई गई है। इस दौरान अंशुल चावला ने कहा कि दून में ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है। इसके कारण थैलीसीमिया और हीमोफिलीसिया समेत अन्य बीमारियों के मरीजों को खांसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भाजयुमो की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में एकत्रित रक्त ब्लड को दिया जाएगा। इस बाबत सभी मंडलों के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। दो साल पहले दून के लाल शहीद मेजर विभूति शंकर डोडियाल जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए देश पर कुर्बान हो गए थे। अभी इस अंतराल में विभूति के देश सेवा के जज्बे ने उनकी पत्नी निकिता के भीतर न सिर्फ नया रूप लिया, बल्कि सेना में भर्ती होने का उनका सफर अब अंतिम पड़ाव पर है। फिलहाल वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और अब भारतीय सेना का हिस्सा बनने से बस चंद कदम ही दूर है। वो 29 मई को पास आउट होने जा रही हैं और देहरादून शहर में जंगवाल मार्ग निवासी मेजर विभूति जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। पति की वीरता से अभिभूत वो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सेना में अफसर बनने जा रही हैं। कश्मीर की रहने वाली निकिता के परिवार ने आतंक को काफी करीब से देखा हुआ है। उनकी मजबूती की झलक निकिता के व्यक्तित्व पर भी नजर आती है। मुश्किल घड़ी में उन्होंने न केवल खुद को बल्कि परिवार को भी संभाला। इससे पहले वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। पति की शहादत के बाद की स्थिति से बाहर आने में उन्हें काफी समय लगा है। उन्होंने तय किया कि वो अपने पति की तरह सैन्य वर्दी पहनेंगी। वहीं उत्तराखंड में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड की ओर से कोरोना इलाज में एलोपैथिक दवाइयों को लेकर किए जा रहे गलत प्रचार पर योग गुरु बाबा रामदेव को मानहानि का नोटिस दिया जाएगा। आईएमए का कहना है कि बाबा रामदेव 14 दिन के भीतर सार्वजनिक माफी मांगते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं सरकार से भी कोविड महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कराने की मांग की जाएगी। आईएमए के प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने कहा कि बाबा रामदेव की ओर से विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट होने पर कोरोनिल दवा का इस्तेमाल करें। एलोपैथिक दवाइयों को लेकर गलत प्रचार करने पर आईएमए की ओर से बाबा रामदेव के खिलाफ सोमवार को मानहानि का नोटिस जारी किया जाएगा। बाबा रामदेव का एलोपैथी इलाज पर दिया गया बयान निंदनीय है। वहीं एलोपैथी पर अपने बयान से विवादों में आए बाबा रामदेव ने देर शाम खेद जताते हुए अपना बयान वापस ले लिया है। रामदेव ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वो खेद जताते हैं। हालांकि रामदेव ने यह भी कहा कि एलोपैथी भी आयुर्वेदिक चिकित्सकों के बारे में कई बार आपत्तिजनक बातें करते हैं। वहीं आज सोमवार को विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ तय लग्न पर द्वितीय केदार भगवान महामंदेश्वर के कपाट खोल दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते कपाटोद्घाटन में सीमित संख्या में प्रशासन, पुलिस और हकूकधारी मौजूद रहे। इसके बाद आराध्य की 6 माह की पूजा अर्चना धाम में ही होगी। आपको बता दें कि रविवार को राकेश्वरी मंदिर रांसी गांव में धाम के पुजारी शिवलिंग ने भगवान महामंदेश्वर की भोग मूर्तियों का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। साथ ही मां राकेश्वरी के साथ द्वितीय केदार की संयुक्त आरती भी उतारी गई। सुबह द्वितीय केदार की चल विग्रह उत्सव डोली ने राकेश्वरी मंदिर की परिक्रमा के बाद अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। मौसम के बदलते मिजाज के कारण एक बार फिर गर्मी का एहसास होने लगा है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे आज सोमवार को भी नहीं खुला। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलियासोड़ के समीप रविवार रात 9 बजे पुस्ता ढहने से मार्ग बंद हो गया था, जिसे सोमवार यानी आज तड़के 5 बजे खोल दिया गया है। जबकि यमुनोत्री हाईवे रविवार देर रात तक हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया था। राज्य मौसम विभाग विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश की संभावनाएं जताई है। रविवार को सुबह से ही चटक धूप खिली थी। दिन चढ़ने के साथ ही सूर्यदेव की तपिश ने लोगों को बेहाल किया था। फिलहाल के लिए आपनो उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।